हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और इस चैप्टर का एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले के और इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स का एमसीक्यू है, अगर आप उसको करना चाहते हैं या इस चैप्टर का या पूरे का पूरा इकोनॉमिक्स का किसी भी चैप्टर का वन शॉट लेक्चर वीडियो आप करना चाहते हैं जिसमें हिंदी का अलग हो, इंग्लिश का अलग हो, तो उसके लिए भी हम आप लोगों को करवा दिए हैं। हर एक वीडियो का लिंक आप लोगों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप जाओ और जा करके पूरा इकोनॉमिक्स का एक एक चैप्टर का एमसीक्यू, एक एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो करो, जिसको करने के बाद पूरा का पूरा शानदार तरीके से आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा और बहुत शानदार नंबर से जो है आप इकोनॉमिक्स में पास करोगे। ठीक है। इससे पहले का हर एक वीडियो अपलोडेड किया जा चुका है। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक लेसन नंबर 14 आएगा जो आज अपलोड करेंगे, जिसको कर लेने के बाद पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का पार्ट ए यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा खत्म। धड़ाक से माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, वो भी 2 दिन में खत्म कर देंगे, जिससे हम लोगों का पूरा इकोनॉमिक्स का लगभग 80 to 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलो करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो या किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट है, अगर आपका माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एमसीक्यू पूछा जाता है तो हमसे कर लो। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट और झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट तो इसको जरूर से करना, क्योंकि यहाँ से बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड का मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछेगा 100%। ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो अपलोडेड है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप अगर अच्छा से इसको समझना चाहते हैं तो हम बोलेंगे जरूर जाके देख लेना लेक्चर वीडियो को, वन शॉट वाला। पहला क्वेश्चन, संतुलन कीमत का निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? विच फैक्टर डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम प्राइस? तो याद रखना, किसी भी बाजार में खासकर कीमत वहां तय होता है जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, यानी मांग और पूर्ति जिस जगह पे एक दूसरे के बराबर होगा, कीमत वहीं से तय होगा। यानी मांग, वस्तु की मांग यानी डिमांड ऑफ कमोडिटी से सही है, वस्तु की पूर्ति सप्लाई ऑफ कमोडिटी सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए एंड बी बोथ। देखो इसके बारे में मार्शल ने कहा था और एक कैंची का एग्जांपल से उन्होंने कहा था। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई हमको पता है ना, डिमांड कर्व जो होता है वो ऊपर से नीचे आता है और सप्लाई कर्व जो होता है वो नीचे से ऊपर जाता है। तो ये जिस पॉइंट पे ये डिमांड कर्व है यानी कि डी डी यानी मांग वक्र है, और नीचे एस एस यानी कि सप्लाई कर्व यानी कि पूर्ति वक्र है। तो जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हुआ है, देखो यहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हुआ ना, यहीं से वस्तु का कीमत तय हो जाता है। यहाँ जहां डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है, मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होगा, कीमत का निर्धारण वही जगह पे होगा। और ये बात मार्शल ने कहा था। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ने। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत और मांग पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? हु सेड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस? भाई किसने कहा था? किसने कहा था कि डिमांड और कीमत जो है वो डिमांड और सप्लाई से तय होता है? तो अभी तो बताएं भाई, मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था, अभी नहीं, पीछे इस तरीके से जो ड्राइंग से समझाए थे। यहाँ कीमत तय हो गया है, देखो यहाँ कीमत क्या हो गया, तय हो गया। तो ये बात मार्शल ने कहा था, कैंची का एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझाया था। ठीक है। और ये चैप्टर पढ़ाते समय हम भी आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर 3, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर? अरे भाई वहां जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो, डिमांड इक्वल सप्लाई, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्हाट इज ट्रू फॉर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? चलो देखा जाए, अभी अभी हम लोग इससे पहले के लेक्चर वीडियो में इसको तो पढ़े थे। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अगर वहां पढ़े थे तो आपको यहाँ भी याद होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस? यानी जब कभी भी किसी भी गुड्स का कीमत तय होता है तो कीमत तय होते समय समय को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो भाई कीमत के बारे में मार्शल ने बताया था ना, तो समय के बारे में भी कौन बताएंगे? मार्शल ही बताएंगे। ठीक है। तो 5 का भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
6 नंबर, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितने अवधियों में बांटा? हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग हैव बीन मेड बाय मार्शल ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई? यानी जब कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है तो मार्शल ने उसको 4 कैटेगरियों पे बांटा था। कितने कैटेगरी में? 4। आपको बस याद रखना है वो 4 कैटेगरी क्या-क्या है, ये नहीं पूछेगा कभी। बस आप इतना याद रखना कि 4 कैटेगरी में मार्शल ने उसको बाँटा। 1 मिनट रुको, रुको, रुको। 4 कैटेगरी नहीं जी, उत्पादन अवस्था, पूर्ण, बराबर। हाँ जी, रुको, रुको, 4 नहीं ना, 3 अवस्था था ना। 4 अवस्था कैसे? 3 अवस्था था। कितना अवस्था था? 3 अवस्था था। ठीक है, अब देखो 3 अवस्था याद रखना है तो क्या? सबसे पहले डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ये एक अवस्था हुआ। दूसरा अवस्था ऐसे होगा जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा। और तीसरा अवस्था होगा जहाँ डिमांड कम होगा और सप्लाई ज़्यादा होगा। आया समझ में? यहाँ होगा माँग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है, माँग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा आपका, हो सकता है कि माँग ज़्यादा होगा और पूर्ति कम होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका माँग कम हो जाएगा और क्या ज़्यादा होगा? पूर्ति ज़्यादा होगा। अगर पूर्ति ज़्यादा हो गया है तो इसको पूर्ति अतिरिक्त कहा जाता है, और माँग ज़्यादा हो गया तो माँग अतिरिक्त। सप्लाई ज़्यादा हो गया तो सप्लाई सरप्लस होगा, डिमांड ज़्यादा हो गया तो डिमांड सरप्लस होगा। ठीक है? ये 3 अवस्था होता है। 7 नंबर क्वेश्चन में, माँग में निम्नलिखित में से कौन-सा कारण है? व्हिच इज़ ए रीज़न फॉर चेंज इन डिमांड? माँग में परिवर्तन का। अच्छा भाई, ऐसा क्या होगा जिससे किसी भी पर्सन का डिमांड जो है वो बदल जाएगा? तो ये सभी रीज़न है, उपरोक्त सभी, ठीक है? ये सब वो रीज़न है जिसके कारण से आपका माँग या किसी भी सामान का माँग बदल जाएगा। यानी कि माँग या तो बढ़ जाएगा या माँग घट जाएगा। एकदम नॉर्मल चीज़ है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है? उतना ज़्यादा इसमें नहीं ध्यान देना है। 8 नंबर पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? व्हिच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? ठीक है? चलो भाई देखा जाए कौन-सा स्टेटमेंट यहाँ से हम लोगों का करेक्ट है। ठीक? देखो, पहला, अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोज कीमत केवल माँग दशाओं में प्रभावित होती है। इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई इन इज़ परफेक्ट इन इलास्टिक। ठीक है? प्राइस इज़ अफेक्टेड बोथ द डिमांड कंडीशन। बिल्कुल सही बात है। पूर्ति वक्र का लोच समय अवधि पर निर्भर करता है। सप्लाई कर्व इलास्टिक डिमांड ऑन पीरियड। अरे भाई टाइम पे, बिल्कुल सही। सप्लाई टाइम पे डिपेंड करता है। तो ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक? 9 नंबर क्वेश्चन, बाजार मूल्य पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार मूल्य पाया जाता है, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन। तो भाई बाजार मूल्य बहुत ही अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। ठीक है? बहुत अल्पकालीन, यानी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मार्केट मार्केट प्राइस पाया जाता है। क्योंकि देखो, आज आप मार्केट में जो चीज़ खरीद के आए हो, ज़रूरी नहीं है कि कल भी आपको वो सामान उतना ही दाम पे मिले। हो सकता है वो दाम या तो ज़्यादा हो, या हो सकता है वो दाम आपका कम हो जाए। इसलिए मार्केट में जो भी प्राइस पाया जाता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बहुत ही अल्पकाल के लिए पाया जाता है। हमेशा वो स्थिर नहीं रहेगा और ना हमेशा वो लंबे समय तक पाया जाएगा। इसीलिए अल्पकाल के लिए होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारक होता है। द प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड बाय। अभी तो पढ़े, जहां मांग और पूर्ति बराबर हो, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो, वहीं वस्तु का मूल्य तय होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, बाजार मूल्य संबंधित होता है। मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ। अभी तो पढ़े, बाजार मूल्य बहुत ही अल्पकाल से, अल्पकालीन मूल्य से, ठीक है, प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है? 12 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। द प्राइस ऑफ ए गुड्स इन परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक जो वस्तु का कीमत होता है, वो वस्तु का कीमत कैसे तय होता है, मतलब क्या देख के तय होता है? अरे बाबा, कोई भी बाजार हो, वहां का प्राइस, डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति को देख के होगा भाई। मांग और पूर्ति के द्वारा, यानी डिमांड और सप्लाई के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में फार्म इन परफेक्ट कंपटीशन ए फार्म। तो भाई परफेक्ट कंपटीशन बाजार में, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फार्म होता है वो कीमत प्राप्त करता होता है, यानी कि प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर कीमत प्राप्त करता होता है। ठीक है? प्राइस टेकर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कीमत को ग्रहण करने वाला, ऑप्टेंस प्राइस। लेकिन अगर बोलता एकाधिकार बाजार, तो एकाधिकार बाजार में वो कीमत निर्धारक होता है।
अगर एकाधिकार बाजार बोलता तो ऑप्शन ए हम लोग डालते, ठीक है। ये चीज पाया जाता है एकाधिकार बाजार में। एकाधिकार बाजार का मतलब होता है मोनोपोली मार्केट में ये चीज पाया जाता है। क्लियर बात है मेरा? आगे क्वेश्चन नंबर 14, अति अल्पकाल में पूर्ति होगा, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी। अगर आपको बहुत कम समय के लिए अगर किसी भी चीज का अगर आपको सप्लाई करना है तो आप अपने हिसाब से उस चीजों को मतलब बदल सकते हो। चाहे छोटा समय के लिए सप्लाई बहुत ही ज्यादा पूर्णतः मतलब रुको रुको सप्लाई अगर बहुत ही छोटे समय के लिए अगर आप कर रहे हो, रुकना, सप्लाई अगर आप बहुत ही छोटे समय के लिए कर रहे हो तो आप उसको नहीं चाहोगे कि चेंज करना। भाई अगर जो सप्लाई करते थे वही सप्लाई करके कहानी खत्म करो, हटाओ। तो ये पूर्णतः बेरोजगार होता है, यानी परफेक्ट इन इलास्टिक होता है। परफेक्ट इन इलास्टिक होता है, ठीक है। अगर दीर्घकाल में बोलता, लॉन्ग पीरियड में बोलता, तब आप बोलते पूर्णतः लोचदार यानी परफेक्ट इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 15, एकाधिकार फॉर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, विच इज नॉट ए कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए मोनोपोली मार्केट। भाई मोनोपोली मार्केट में कौन सा चीज है जो यहां से सही नहीं है? ऑप्शन ए औसत आय सीमांत लागत यानी एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। ये बात गलत है क्योंकि ये चीज पाया जाता है पूर्णतः पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी मोनोपोली मार्केट में, ठीक है। बाकी बी और सी इसका सही है, लेकिन पूछा है क्वेश्चन में कौन सा शर्त नहीं है, तो ए नंबर इसका शर्त नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो इसका एक शर्त नहीं है। आगे बात समझ में मेरा? आगे क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है एक फार्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, डिमांड कर्व ऑफ ए फार्म इज परफेक्टली इलास्टिक अंडर। किस तरीके का बाजार में जो डिमांड कर्व होता है वो पूर्णतः लोचदार होता है, पूरी तरह से बदलते रहता है। तो ये इससे पहले के चैप्टर में भी तो हम लोग पढ़े थे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्णतः लोचदार होता है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये चीज पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17, एक पूर्ण प्रतियोगिता फार्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है, ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फार्म फेसेस। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है वो किन चीजों को फेस करता है? पहला स्थिर कीमत, फिक्स्ड कीमत, सही बात है। औसत, स्थिर औसत, मतलब सब चीज को फेस करना पड़ता है इसको, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 18 नंबर, संतुलन की स्थिति में इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर कभी भी कोई भी मार्केट है अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये सब कंडीशन लागू होगा क्या? देखते हैं, रुको। हाँ, विक्रय की कुल मात्रा खरीदे जाने वाली मात्रा के बराबर, बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर, ना ही फार्म और ना ही उत्पादक विचलित हाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये सब सब स्थिति पाया जाएगा, सब स्थिति। देखो ऐसा क्वेश्चन का थोड़ा कम चांस होता है पढ़ने का, इसलिए सब नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है प्रत्येक बाजार दशा में एक फार्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? एक कोई भी बाजार है, वो बाजार संतुलन की स्थिति में दो कंडीशन पे आएगा। एक बाजार है, एक बाजार जो है वो संतुलन की स्थिति में आपका कितना कंडीशन पे आता है? दो। पहला तो जब उसका एआर एमसी के बराबर हो, जब उसका एआर किसके बराबर हो? एमसी यानी एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। और दूसरा एमसी कर्व जो है यानी एमसी वक्र जो है वो एमआर वक्र को यानी एमआर कर्व को नीचे से काटे, नीचे से काटे। हम लोग इसको बाजार वाला टॉपिक में भी हम आपको ये चीज समझाए थे, फार्म का संतुलन पढ़े थे ना भाई, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उत्पादक का संतुलन, वहां भी तो हम आपको ये चीज सेम पढ़ाए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हम लोगों का होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे 20 नंबर पे बोल रहा है बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर डिमांड और सप्लाई यानी कि मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 21, बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है, मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज, हम अभी पढ़ाएं मार्केट प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत ही छोटा समय के लिए होता है, अल्पकाल के लिए होता है, अल्पकाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कीमत स्वीकारक व्यवहार किस प्रतियोगिता की विशेषता है? विच कंपटीशन हैज प्राइस टेकिंग बिहेवियर, यानी कौन सा बाजार ऐसा होता है जहां वो कीमत प्राप्त करता होता है, मतलब वो कीमत तय नहीं किया सामान का, जो इंडस्ट्री, जो उद्योग जहां वो सामान बना वही सामान बना के भेजा,
ये सिर्फ़ उस प्राइस को एक्सेप्ट किया, उस कीमत को स्वीकार किया और बेचा। तो ये पाया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में। मोनोपोली मार्केट में फार्म इज़ ए प्राइस डिटरमिनेटर, ठीक है? पूर्ण एकाधिकार बाज़ार में फार्म कीमत निर्धारक होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मांग अधिक की स्थिति होती है जब डिमांड इज इन एन स्टेट एक्सेस व्हेन, हम अभी बताएं एक्सेस डिमांड कब होगा? जब डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई से। अधिक की मांग कब होगा? जब कभी भी वस्तु का मांग ज्यादा होगा किससे? उसका पूर्ति से। तब होगा यानी पूर्ति कम है और उसका डिमांड मेरा क्या है? ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 23 में देखो ये सेम चीज आपको कहाँ दिख रहा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। पूर्ति के तुलना में मांग अधिक है, डिमांड इज हायर देन सप्लाई। इसका मतलब है डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। इसका मतलब है कि मांग ज्यादा है किस चीज से? पूर्ति से। तो यह सिचुएशन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे। पूर्ति आधिक्य की दशा में कीमत डॉट डॉट होने की प्रवृत्ति है। इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस ऑफ सप्लाई द टेंडेंसी ऑफ प्राइस। अब देखो, एक्सेस सप्लाई का मतलब है सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। इसका मतलब है कि बाजार में वस्तुओं का पूर्ति ज्यादा कर दिए जबकि बाजार में वस्तुओं का मांग कम था। भाई बाजार में सामान को खरीदने वाला ही कोई नहीं था, लेकिन हम खूब सप्लाई कर दिए हैं, सामान पूरा ज्यादा सप्लाई कर दिए हैं। अब अगर सप्लाई कर दिए हैं तो हम चाहेंगे ना कि मेरा सामान बाजार में बिके, लेकिन बाजार में उस सामान का डिमांडे नहीं है, उस सामान को कोई खरीदना ही नहीं चाहता है और हम पूरा ज़्यादा सप्लाई कर दिए हैं। तो इस कंडीशन पे हमको सामान का कीमत कम करना होगा, क्योंकि कम करेंगे तभी जाकर के मेरा सामान बाजार में बिकेगा। ठीक है? तो अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दिए हैं, तो अपने आप बाजार में उसका कीमत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि भाई डिमांड कम है और मार पूरा सप्लाई करके बैठे हैं। तो हम अगर अब सामान बेचना चाहेंगे तो कीमत हमको कम करना होगा। आया समझ में? ठीक है? चलो, आगे बोल रहा है अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फार्म को हानि होती है जब इन शॉर्ट रन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फार्म सफर्स लॉस व्हेन। तो भाई एक अगर अल्पकाल के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए एक फार्म है, तो उस फार्म को लॉस जो है वो लॉस उसको उस सिचुएशन पे उठाना पड़ता है जहां पे उसका प्राइस एवरेज कॉस्ट से भी कम हो जाता है। यानी जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट से भी कम हो जाए, उस कंडीशन पे उसको लॉस सहना पड़ता है। और अगर प्राइस ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से तो उस समय तो वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है? तो लॉस कमाएगा ऑप्शन नंबर डी पे। आगे, आधिक्य के मांग की स्थिति में कीमत की प्रवृत्ति होती है। इफ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड द प्राइस ऑफ टेंड इज टू। देखो अब ये उल्टा है। अब क्या बोल रहा है? मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा था, यानी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा था, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा था, लेकिन मार्केट में हम सप्लाई बहुत कम किए थे। 1 मिनट रुक भाई, बराबर नहीं होगा। मार्केट में डिमांड बहुत था, हम सप्लाई कम किए हैं। मार्केट में माँग बहुत था किसी चीज़ का, लेकिन हम बाज़ार में उसका पूर्ति बहुत कम किए हैं। इस कंडीशन पे लोग उस सामान को पूरा खरीदना चाहता है, हमको दो, हमको दो, हमको दो। लेकिन बाज़ार में वो सामान बहुत कम है, तो इस कंडीशन पे जो उस सामान को बेचने वाला है, वो कीमत को ज़्यादा करके बेचेगा, प्राइस को ज़्यादा करके बेचेगा, इंक्रीज़ करके बेचेगा, यानी कि वृद्धि उसको वो अधिक करके बेचेगा। आया समझ में? बस इस चैप्टर में हम लोगों को इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, इतना ही क्वेश्चन हम लोगों के बुक में दिया है और इतना ही क्वेश्चन से आप लोगों को एमसीक्यू में भी क्वेश्चन टैली कर जाएगा, ठीक है? तो जितना क्वेश्चन करवाएँ, उन सारे क्वेश्चन्स को एकदम अच्छे तरीके से करके आप लोग रखोगे। बस इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक चैप्टर है जिसको आज अपलोड करेंगे। अपलोड करते ही पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र खत्म हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र भी 2 दिन में खत्म करेंगे, जिससे हम लोगों का पूरा इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो हमको ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।